Friends, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12th and it is our 6th chapter and 6th part, that's name is the economic reforms since 1991 जिसे हम न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं. In this video we understand about the demerits of LPGs. तो LPGs में हमने मेरिट्स को लास्ट वीडियो में देखा था, अब डिमेरिट्स क्या रही उसके बारे में देखते हैं. तो कहता है कि ऑल दैट द फर्स्ट डिमेरिट देख लेते हैं नॉर्मली. तो कहता है निगलेक्ट द एग्रीकल्चरल. हमारे यहाँ जैसे पहले क्या था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 60% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. लेकिन एलपीजी के आने की वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ हमने एलपीजी को देने का काम किया, एलपीजी के थ्रू लेने का काम किया, उसकी तरीके से जो केयर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. यहाँ कहते हैं द पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 द ग्रोथ ऑफ GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sectors of the economy. इसके अगर बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, उसके बाद की बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट रहा है वो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहा है. लेकिन प्राइमरी सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैज सफर्ड द सीरियस निगलेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज स्लिपेड टू द मेजरेबली लो लेवल 2 to 3% पर एनम. तो नॉर्मली देखें तो आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करता है और टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है. प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेगमेंट में आता है. तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि इसमें तो जीडीपी ग्रोथ हुई नो डाउट, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर से जीडीपी का बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ, लेकिन उस ग्रोथ के चक्कर में प्राइमरी सेक्टर्स में जो हमारा एग्रीकल्चर है हमने उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया, जिसका बहुत बुरा इफेक्ट करा कि इसका जो ग्राफ था वो सीधे नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, वो 2 to 3% तक ही रह गया. This has led to the widening gulf between the rural and the urban economies. और इसने क्या किया, बहुत बड़ा गैप जनरेट कर दिया रूरल और अर्बन इकोनॉमी के बीच में, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने की वजह से लोग इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं. तो उन्होंने काम कहाँ करना होता है, उन्होंने अपने खेत में ही काम करना होता है. और खेत में जो केयर होनी चाहिए, जिस तरीके के डेवलपमेंट वर्क होने चाहिए, जिस तरीके से उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, वो चीज़ें न होने की वजह से क्या हुआ कि जो उनकी इनकम थी और जो शहरों की इनकम थी उसमें बहुत ज़्यादा गैप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो माइग्रेशन होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि लेवल ऑफ इकोनॉमी वहाँ अच्छी नहीं होती. रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी को तलाशते हुए अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं. यहाँ आगे भी कहता है इनफैक्ट द स्लो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स मस्ट बी अल्टीमेटली द हाइडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल. दिस इज बिकॉज the agriculture sectors is an important source of the raw material for the industrial sectors. अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि भाई अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ही ग्रोथ दे रहे हैं और हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बैड इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्रीज पे पड़ना है. कैसे पड़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल आता है वो उसका जो मेन सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स ही हमारा होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर्स इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी क्या है, प्रिंसिपल सोर्स है किसी भी लेबर सप्लाई को सप्लाई करने के लिए, लेबर को सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए. तो मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि शहरों में इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं गाँव के होते हैं. वो लोग अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए आते हैं. अगर मान लीजिए उनकी ज़रूरत गांव से ही पूरी होती रहे तो वो लेबर के साथ साथ तो रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड कराना शुरू कर देगा. ये जो निगलेक्शन रहा वो अच्छा नहीं रहा. आगे बात करते हैं अर्बन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस. एलपीजी पॉलिसीज हैव द रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरिया. तो एलपीजी पॉलिसी का जो पहला रिजल्ट रहा तो वो कंस्ट्रक्शन जो रहे वो सारे ग्रोथ प्रोसेस के वो केवल अर्बन एरियाज के लिए रहे. द थिंग्स of the any MNCs would you hardly find its trace in the rural area of the country. सोचिए कि कोई MNCs जिसको आप रूरल एरिया में पाते हैं, अपनी कंट्रीज के किसी भी कोने में कोई MNCs कंपनी बताइए जो रूरल एरिया में डेवलप्ड हो, शायद नहीं है. इसका फिर क्या था, ऑल द MNCs आर द फोकसिंग ओनली द अर्बन एरियाज वेयर दे फाइंड द कंडेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ये सबसे बड़ा रीजन क्या है इनके न होने का, क्योंकि ये क्या करते हैं, अर्बन एरिया को फॉलो इसलिए करते हैं, फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे इनको क्या मिल जाता है, जो उनकी जरूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी मिल जाती हैं. ऐसा रूरल एरिया में नहीं होता है. दिस हैज द फर्दर द वाइंडिंग द रूरल अर्बन गल्फ. और ये भी एक तरीका कारण है क्या कि रूरल अर्बन जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में एक गल्फ जनरेट करने का कारण है.
जैसे इसमें देख लें, हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जो MNCs कंपनियां IT सेक्टर्स की, जिसमें हम महिंद्रा टेक की बात कर लें, माइंडट्री की बात कर लें, मैप्सिस की बात कर लें, HCL की बात कर लें, टाटा की बात करें, इन्फोसिस है और भी विप्रो है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया की हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं? शहरों में ही हैं, रूरल एरिया में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, कोलोनिज्म की अगर बात कर लें तो कहता है इंडिया सफर्ड नियरली द 200 ईयर्स ऑफ द पॉलिटिकल कोलोनिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडिया लगभग 200 सालों तक पॉलिटिकल कोलोनिज्म यानी गुलामी की ज़िंदगी जीता रहा है। द नाउ द वाइल MNCs आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल वी माइट द सफ़र अ शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कोलोनिज्म। तो नॉर्मली अगर देखें तो MNCs कंपनियों के आने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं इकोनॉमिक कोलोनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि आर्थिक गुलामी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारे LPG का जो डिमेरिट्स हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, स्प्रेड द कंजरिज्म। कंजरिज्म को हमने बढ़ाने का काम किया। कैसे? द स्प्रेड ऑफ MNCs इन द कंट्रीज एज अ consequence of LPG's policies had result in a large scale spread of the consumerism। अब इसने क्या, कंजरिज्म को बहुत बड़े स्केल, पहले क्या था, जो जरूरत की चीजें थी हम उसी तक पहुंचते थे, अननेसेसरी चीजों को नहीं लेते थे। आज के टाइम में क्या, जरूरत है तो नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसकी तरफ कहते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं, हम अननेसेसरी इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस करने के लिए बैठे हुए हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हो रही, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ द थिंग्स है, हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा आ गई है, हम हर एक चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और अपने इकोनॉमिकली जो बैलेंस होना चाहिए, जो हमारा अपना इकोनॉमिकल बैकअप होना चाहिए, उसको भी उसमें एक्सपेंस करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिमेरिट्स है। कहता है वैरायटी ऑफ द ग्लोबल ब्रांड्स इन द मार्केट हैड इंड्यूस्ड of the masses to the become a spendthrift going beyond their means। वो क्या करते हैं, जो मैंने कहा कि खर्च करने के लिए हमें बार बार उकसाने का काम करते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, किसी घर में जाइए, पहले लोग क्या करते थे, किसी न्यू बॉर्न बेबी को नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल से, जैसे सरसों का तेल हम कहते हैं, उससे अच्छी से मालिश करने का काम करते थे। आज के टाइम में अगर उस घर में जॉनसन बेबी ऑयल ना हो तो उनको लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भैया जो जॉनसन बेबी ऑयल से अपने बच्चे को ही मालिश करता है वही अच्छा केयर कर रहा है, जो जॉनसन बेबी पाउडर से अपने बच्चे को पाउडर लगाता है वो अच्छा केयर कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल से मालिश कर रहा है या जो कह लीजिए कि बिना पाउडर के रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं। ये जो थिंक लाना है वो मार्केटिंग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहीं ना कहीं कंजरिज्म को बढ़ाने का काम करता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, lopsided growth of the process। इसमें क्या, LPG has accelerated the growth of the process of Indian economy but it's lopsided। किस तरीके से? It is not an inclusive growth process। ये inclusive growth process नहीं है। यह है क्या? It does not include all the sectors of economy। इस इकोनॉमी में केवल क्या है, टेरिटरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स इन्वॉल्व है, बाकी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स है वो नहीं है। और उसमें भी सारी इंडस्ट्रीज नहीं, कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज क्या है इससे अलग है, वो क्या आती है, वो इस इकोनॉमिक रेस में पूरी तरीके से अपने आप को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। कहता है इंस्टीड इट इज द इंक्रीजिंगली द रिलायंस ऑन द सर्विस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। नॉर्मली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। कहता है इनफैक्ट इट इज जस्ट एन IT फोकस्ड। अगर देखें तो ये केवल IT फोकस्ड सेक्टर्स है। द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ विच इज ग्रेजुअली द ओवर shadowings the process of industrialization being the neglecting the farming sectors। अब इसकी वजह से क्या, IT फोकस होने की वजह से क्या है कि इसका जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो है, लेकिन इसमें ये क्या करता है, IT सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, फार्मिंग सेक्टर्स को निगलेक्ट करने का काम कर देता है। जब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, कल्चरल इरोजन। आज के टाइम में देखें हम वेस्टर्न कल्चर को बड़ा अच्छा मानते हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने कल्चर को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, इरोज कर रहा है उसको पूरी तरीके से। कैसे? कहता है द ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड द कल्चरल इरोजन इन द इंडियन इकोनॉमी सोसाइटी। द फॉलोइंग्स आर द सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज हैज टेकन द लीड ओवर द ऑल द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज, प्रायोरिटीज की अगर बात करें इस तरीके से, या प्रॉस्पेरिटीज की बात करें, इसने क्या किया, हमारे जो पैरामीटर से इकोनॉमिकल लेवल को बढ़ा दिया। पहले हम ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे, अब अमीर और गरीब हो गए हैं, रिच एंड पुअर हो गए हैं। सिचुएशन यहाँ पे कहता है एवरी बॉडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एज एंड वेल ऑफ द
रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटीज। हर कोई चाहता है कि वो क्या हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, पैसा हो उसके पास हो, और वो क्या करे साथ साथ सोसाइटी की बात करें या फैमिली की बात करें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। आज का ये सिचुएशन है। हम बात करते हैं विच वे इज गो, हमें किस रास्ते में, क्या हमको एलपीजी को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें। तो नॉर्मली का शुड वी और शुड वी नॉट सब्सक्राइब द एलपीजी पॉलिसी, हमें करना चाहिए या हमको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एलपीजी पॉलिसीज को। तो उसकी बात करता है इट इज डिबेटेबल इश्यूज, ये डिबेटेबल इश्यूज है, बट अवॉइडिंग द प्रोस और कॉन्स ऑफ एलपीजीज, द +2 grade can be identified, the make one concentrate observation, that's what that the LPG's policy are not the way out the accelerate the pace of growth and development। कहता है केवल ये क्या है कि एलपीजी के थ्रू केवल पेस ऑफ ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं होता है। नॉर्मली अभी कहता है इंडीड द परसुइंग प्रिंसिपल of the LPG's policies was the grant the extend the matter of economics the compulsion rather than the matter of a choice of the politicians of the country। तो नॉर्मली क्या है, ये इकोनॉमिकल चॉइस है न कि पॉलिटिशियन चॉइस है। इसमें हमारा जो भी वे ऑफ मेथड बन रहा है वो केवल इकोनॉमिकल ग्रोथ को फोकस करके बन रहा है, न कि पर्सनल और न ही पॉलिटिशियंस के बेसिस पे। नॉर्मली कुछ चीज़ें हम नोटेबल इसमें रख सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास कहता है। वी मस्ट सी to the it that we do not surrounded to big players in the इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम देखें तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल के मार्केट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इसका मेन सेंस निकल के आता है। वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट compromise with the economic interest of our domestic producer while a free access to the foreign investor in Indian market। हम इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो उसका इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और ना ही फ्री एक्सेस रख सकते हैं किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी, या फिर से आओ और हमें कॉलोनिज्म की तरफ, इकोनॉमिकल कॉलोनिज्म की तरफ लेके चलो। फिर कहता है वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम्स द इकोनॉमिकली सब्वेंट ऑफ टू द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो हमें क्या है कि हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके इकोनॉमिकली। तो ये तमाम तरह की चीज़ें रही हैं। इसमें फिर प्राइवेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट द प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू वर्क इन द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट द बोथ डोमेस्टिक एज वेल एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे सीधी सीधी अच्छी चीज़ क्या रही है कि इससे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम उससे ये मांग चलते हैं कि वो क्या करेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को जनरेट करके रखेगा। एंड द कंपटीशन इंक्लूड्स द अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, कंपटीशन होने से हमको क्या मिलता है, अपडेशन मिलता है, अपग्रेड मिलती है, यानी चीज़ें में बदलाव आता है और वो मॉडर्नाइज होती हैं और भी अच्छी होती हैं। फिर कहता है प्राइवेटेशन के होने से कहता है प्राइवेटेशन प्रमोट्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन होने के क्या बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, प्रोडक्शन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं हमारे लिए। कहता है अनलाइक द PSUs पब्लिक सेक्टर्स यूनिट की बात करें, साथ ही प्राइवेट इंटरप्राइजेस इनवेरिएबल ग्रांट्स जनरेट द हाई प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या करते हैं, हाई प्रॉफिट्स करते हैं, और उन हाई प्रॉफिट्स के साथ साथ वो क्या करते हैं, एमएनसीज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरी यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।